आज सुनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत आपको बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां झारखंड विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। परिसीमन समेत कई मुद्दों को लेकर के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कल भी परिसीमन के मुद्दे पर हंगामा हुआ था और परिसीमन के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष उलझा। आपको बड़ी खबर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां परिसीमन के मुद्दे पर एक बार फिर से हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल भी परिसीमन के मुद्दे पर हंगामा हुआ था, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों में वाद विवाद देखने को मिला और वित्त वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। आज बड़ी खबर आपको विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई बता रहे हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आज बजट सत्र का 13वां दिन है और आज अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज जल संसाधन विभाग की जो अनुदान मांग है उसके कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चूंकि गर्मी का मौसम आ गया है, जाहिर है कि जल संसाधन विभाग की ओर से जो ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को लेकर जहां जहां तैयारियां की गई है, जहां जहां लूपहोल्स है, तमाम चीज़ों को यहां पर जो है बजट में यहाँ पर जो एक तरीके से जो तभी ताज़ा बजट जो आया जिस पर अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है, उससे बताने की कोशिश की गई है कि इस बार इस वित्तीय वर्ष में सरकार की तैयारी क्या है, पेयजल संकट से निपटने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन विपक्ष ये बताने की कोशिश करेगा कि वास्तव में ग्रामीण इलाकों में तमाम विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र करेंगे कि वहां पेयजल समस्या को लेकर किस तरीके से संकट है, कहां होना चाहिए। तो दोनों ओर से चर्चा होती है। कटौती प्रस्ताव में यह बताया जाता है और सरकार एक सुझाव लेती है विपक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष के विधायक भी सुझाव देते हैं कि हाँ, ये करने की जरूरत है और बजट में ये शामिल किया जाता है। तो तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन बता दें कि सिर्फ कहानी इतनी नहीं है। होली के बाद वैसे भी विधानसभा मुद्दों से रंगीन नजर आ रहा है। होली के दौरान ही विपक्ष को गिरडी वाली घटना जो कह सकते हैं उस पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सदन में जो गूंज तो है ही। कल भी विधानसभा में इसको सीधे विधानसभा में जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे कहा कि प्रश्नकाल को छोड़िए और सबसे पहले आप इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर बहस कराइए। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से सदन में कल परिसीमन की बात कर लीजिए कि 2026 में नया परिसीमन होने जा रहा है और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरीके से चूंकि कल जो है चमरा लिंडा जो है उन्होंने अपने जो उनके विभाग का जो कटौती प्रस्ताव था उस पर अपने पक्ष रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 2026 में जो परिसीमन होने जा रहा है तो परिसीमन में जिस तरीके से आपको उन्होंने आशंका जताई कि एसटी सीटें घट सकती है। तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आपको जो आबादी घट रही है एसटी की, तो जाहिर है कि वैसे में संकट आएगा ही। तो कुल मिलाकर परिसीमन पर जिस तरह के एसटी सीटों पर जो संकट मंडराया उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ओर से तकरार हुई। दोनों लोगों ने यह कहा कि वास्तव में कि जो प्रोपोर्शनल जो कह सकते हैं कि एक अनुपातिक तरीके से एसटी आबादी घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, विपक्ष का कहना था। तो जाहिर है कि सरकार को सदन को सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए कि जब आपको एसटी आबादी घटेगी तो जाहिर है कि एसटी सीटें भी कम हो सकती हैं। इस पर चिंता जाहिर की गई। लेकिन कुल मिलाकर देखिए कि सदन में नए परिसीमन इसी पर एनआरसी की मांग उठ गई थी का सदन में विपक्ष ये कह रहा था कि आज एनआरसी राज्य की जरूरत है। बिल्कुल ये देखना होगा कि अब परिसीमन को लेकर के सरकार की तरफ से क्या निर्णय सामने आते हैं और आज का जो ये सत्र है वो कितना खास होता है। आप नजर बना के रखिए और आगे के अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के सदन में जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास की हुंकार भरी है। उन्होंने आपको बता दें कि घुसपैठ रोकने के लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं। कहा कि अगर आदिवासी महिला की दूसरे धर्म में शादी हो तो उसकी संपत्ति पति के नाम ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के नाम पर पति का नाम करें, इसको अनिवार्य करना चाहिए ताकि घुसपैठिए की पहचान हो सके। बांग्लादेशी गिरोह और धर्मांतरण करने वाले गिरोह झारखंड की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को तबाह कर रहे हैं। तो ये पूर्णिमा दास का कहना है। उन्होंने कल सत्र के दौरान अपनी बातें रखी। इस
धर्मांतरण गिरोह को और जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें रोकने के लिए कुछ सुझाव जो है वो सदन में रखना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी। महोदय, सुझाव ले लीजिए महोदय, मंत्री महोदय सुझाव ले लीजिए। सुझाव ये है, पहला सुझाव मैं ये रखना चाहूंगी कि हमारी जो आदिवासी बच्चियां हैं उनका विवाह के बाद जो संपत्ति है वो पति के नाम पर ट्रांसफर ना हो महोदय। दूसरा, आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम अनिवार्य किया जाए, जिससे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनकी पहचान हो सके महोदय। और ये अविलंब इस पर कानून जो है लागू कर जो है सरकार को हमारी बच्चियों की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाना चाहिए महोदय, और इस कानून को जल्द से जल्द इस पे प्रावधान में लाना चाहिए महोदय। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू के सीएनपीटी और सीपीटी एक्ट पर दिए गए बयान को लेकर के सियासत भी अब तेज हो गई है, जिस पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पूर्णिमा दास साहू के ससुर इस एक्ट के खिलाफ थे। सुर्खियों में बने रहने के लिए पूर्णिमा सिर्फ इस तरह का बयान दे रही है, और क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं। दास जी का मानना था कि भाई सीएनटी ही खत्म कर दो, और वो चाहते थे कि भाई जमीन का हस्तांतरण कोई भी ले सकता है, उसका कोई भी कर सकता है। देखिए, ये बयान और सिर्फ लोक लुभावन बयान से काम नहीं चलेगा। आपको फिर सामने आना होगा। अगर आप आप केवल बांग्लादेश की बात आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बांग्लादेश अगर वो भी गलत किया है तो कानून उसके लिए भी है, आप पर्टिकुलर उसको लेकर के लाइए। केवल मीडिया के माध्यम से आप माहौल को मत खराब करिए। और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगातार घट रही आदिवासियों की संख्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने आदिवासी की संख्या घटने और मुस्लिम आबादी बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही राज्य सरकार से आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए एनआरसी लागू करने की भी मांग की। कारण से कम हो रही है, हमें देखना चाहिए, और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं, हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा लें, ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। कि आबादी घटेगी तो प्रपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। सदन में अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पेश किए गए बजट को लेकर के चर्चा में जमशेदपुर पूर्व के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भाग लिया, और इस चर्चा में वो एक आदर्श बहू के रूप में नजर आई। पूर्णिमा दास साहू अपने ससुर यानी कि पूर्व सीएम रघुवर दास के शासनकाल में किए गए कल्याणकारी योजनाओं पर खूब बोली और सत्ता पक्ष पर जमकर बरसी। हमारे रघुवर दास जी की सरकार में हुए महोदय, संथाली ओलचिकी लिपि को सरकारी मान्यता दी गई थी तथा इससे प्रोत्साहित किया गया। स्टेशन, स्कूलों, सरकारी कार्यालय आदि स्थानों पर ओलचिकी लिपि का व्यापक उपयोग किया गया। प्राथमिक कक्षाओं में ओलचिकी में पढ़ाई शुरू कराई गई महोदय। संथालों के प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल लुगुबुरु घंटबाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर यहाँ लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था महोदय। पहली बार आदिवासी बहुल ग्रामों में आदिवासी ग्राम विकास समिति, दूसरे गांवों में जन ग्राम विकास समिति का गठन कर 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य को करने का अधिकार दिया गया था महोदय। और इसी बीच आपको गढ़वा से बड़ी खबर बताएं, जहां श्री वंशीधर महोत्सव की तैयारी अब पूरी हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन आज उद्घाटन करेंगे। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्री वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। दोपहर के 1 बजे से
4 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। श्री बंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना भी सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें, उनके साथ कल्पना सोरेन और मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहेंगे। गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां 1 से 4 बजे तक यह कार्यक्रम होगा और जिसमें सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के शहरी क्षेत्र में कराए जा रहे ओबीसी सर्वे सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। हालात यह है कि रांची, देवघर और कोडरमा जिला प्रशासन ओबीसी सर्वे में फसद्दी साबित हो रहा है। इस पर नाराज पिछड़ा वर्ग आयोग ने इन जिलों के उपायुक्तों के कारण बताओ नोटिस जारी कर इसकी शिकायत मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग से की है। उसमें 3 जिले छोड़ करके रांची, देवघर और कोडरमा, बाकी जिलों का रिपोर्ट आ गया है। 3 जिलों का रिपोर्ट का वेट हो रहा है और स्पेशली हम लोग रांची को बार बार हम लोग लिख रहे हैं। तो रांची और देवघर से थोड़ा सा और भी शिकायत ये है कि ये लोग जो रिव्यू मीटिंग होती है उसमें भी इनके नोडल पदाधिकारी नहीं आते हैं, जो कि खेदजनक है। और इसकी सूचना हमने सचिव महोदय को दी है सेल, और साथ साथ चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी दे दी है हमने सूचना इसकी। राज्य में अभी हम पंचायती राज की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको योजना लानी है केंद्र से। हम यहाँ पे ट्रेडिशनल व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, पेशा की भी बात कर रहे हैं कि हम पेशा के तहत में हम राज्य को चलाएंगे जो शेड्यूल एरिया है। तो दोनों नियमावली नहीं चलेगी। हम पंचायती राज व्यवस्था को अगर हम लाते हैं तो आप वहाँ पे जो है कि पेशा जो है, पेशा को आप वहाँ पे लागू नहीं कर सकते, तब फिर वो पावर आप मुखिया को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप पेशा को लागू करना चाहते हैं तो पावर आप व्यवस्था को दे रहे हैं। अंतर ये है कि अगर आपकी सारी योजनाएं इतनी सफल है तो निकाय चुनाव करके दिखाइए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब कि आप डर रहे हैं, और हम लोग भी सवाल दाग रहे हैं उन पे। तो माननीय मंत्रियों का जो जवाब आता है वो गोल मटोल जवाब आता है। जनता सीधी सीधी बात जानना चाहती है। और लोहरदगा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 5 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। कोयल नदी बालू घाट पर यह कार्रवाई की गई है, तो दोषियों की पहचान की जा रही है। पुलिस के एक्शन से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा है। बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए अवैध बालू खनन के खिलाफ ये पुलिस की कार्रवाई, और पुलिस ने 5 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। कोयल नदी बालू घाट पर यह कार्रवाई की गई है। चहलकदमी पुलिस की देखी जा रही है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की एक्शन से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा है। गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पिकअप ने छात्र को कुचल दिया है। हादसे में छात्र नवीन की मौत हो गई है। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। स्कूल का प्रचार कर ये गाड़ी जा रही थी। हादसे को लेकर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने शिक्षक को बंधक बनाया है, तो शिक्षक को निलंबित करने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शिक्षक को वहां से मुक्त कराया है। तो ग्रामीणों का, जो वहां के लोग, स्थानीय लोग, उनका आक्रोश खास तौर पर देखा जा रहा है। वो शिक्षक को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने मामले को शांत कराया और शिक्षक को वहां से मुक्त किया। झारखंड में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कोडरमा और हजारीबाग में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कोडरमा में एसबीआई के एटीएम में चोरी की गई है, और बता दें आपको कि गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर चोरों ने पैसों पर हाथ साफ किया। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में एटीएम से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बरही थाना पुलिस और एसडीपीओ बरही में भी मामले की जांच करते हुए चंदवारा स्थित एसबीआई के ढाब ब्रांच में पहुंचकर सीसीटीवी को खंगाल रहे हैं। ढाब में हुआ है, उसके बाद एसबीआई
बरसोर जो बरी में पड़ता है वहाँ पे हुआ है। दोनों ही जगह शटर काट करके उसका अंदर का जो लॉकर है उसको काट करके राशि निकाल ली गई है। और इसके बाद हम लोग को जब मैसेज आया तो हम लोग दोनों जगह ही हम लोग की टीम आई हुई थी और फिर दोनों मिल करके दोनों एक टीम बना करके और दोनों जगह का फिर बाकी हम लोग टेक्निकली और जितना भी सीसीटीवी फुटेज और जिस तरह का भी होगा तो टीम बना करके दोनों ही थाना क्षेत्रों से टीम बना करके दोनों जिला के एसपी सब के द्वारा भी बोला गया है टीम बना करके इसको भी डिटेक्ट करेंगे। कोडरमा जिले में चोरों के हैरतअंगेज कारनामे ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित कर दी है। बता दें कि बीते रात चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब एसबीआई ब्रांच के बगल में लगे एटीएम में चोरों ने हाथ साफ किया है। बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है कि इन तालों को जो तस्वीर में आप देख रहे हैं इन तालों को गैस कटर के जरिए काटा गया है और अंदर लगे एटीएम को भी काटा गया है। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली पुलिस ने एटीएम को अपने सुरक्षा में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं एक और बात सामने आ रही है कि बगल के ही जिले हजारीबाग के बरही में बरसोत में लगे एक एटीएम में भी ठीक इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद बरही और चंदवारा थाना की पुलिस दोनों घटनाओं के बीच कनेक्शन ढूंढ रही है। वहीं एक जो जानकारी सामने आ रही है कि एटीएम के समीप जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था उस कैमरे के ऊपर भी ऐसे चोरों ने ब्लैक स्प्रे करके कैमरे को बंद करने की कोशिश की गई है ताकि चोरों की जो करतूत है वो कैमरे में कैद ना हो पाए। हालांकि पुलिस अभी फिलहाल एसबीआई के ब्रांच के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और चोरों की पहचान करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस ना ही मीडिया को कुछ बता रही है और वहीं ना ही ब्रांच के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को मीडिया को देखने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जो बात कहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को पताछेप कर लिया जाएगा और क्या कुछ चोरी हुआ है ये बातें भी सामने हो पाएगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। खबर अब रांची से है, जहां खेलगांव थाना क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर कुमार की मौत मामले में जांच अब तेज हो गई है। अपने फ्लैट के ऊपर वाले माले से गिरकर दिवाकर की मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जांच में ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। दिवाकर मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और नामकुम के मिलिट्री हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे। आपको बता दें कि एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने यह बताया कि दिवाकर कुमार ने आत्महत्या क्यों की इसके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है और जांच के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। तो रांची से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर की मौत हो गई है। हालांकि इनके मौत के पीछे की वजह आत्महत्या बताई जा रही है। पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि फ्लैट की ऊपरी मंजिल से ये गिरे थे और गिरते ही इनकी मौके पर मौत हो गई और ये भी वजह सामने आ रही है कि धमकी भी इन्हें मिल रहा था, जिस वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली है छत से गिरने से मृत्यु हुई है। अब वह फिसल कर गिरे, कोई दुर्घटना हुई या इसके पीछे किसी का हाथ है, यह अनुसंधान से पता चलेगा। हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं।